स्टूडेंट्स टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन। तो पहले दक्षता आधारित मूल्यांकन पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए दक्षता का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये दक्षता जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। तो दक्षता का जो मतलब होता है वो होता है क्षमता से। ठीक है, तो क्षमता क्या होती है। अगर क्षमता आपकी दो प्रकार की होती है, एक मानसिक क्षमता होती है, एक आपकी शारीरिक क्षमता होती है। शारीरिक क्षमता क्या होती है कि किसी वस्तु या किसी सामान को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रखने की होती है, डिस्प्लेस करने की होती है। ठीक है, तो ये आपका शारीरिक क्षमता आपकी होती है। मानसिक क्षमता जो आपकी होती है, मानसिक क्षमता क्या होती है कि जैसे आपका एग्जाम है तो आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप एक दिन में कितने चैप्टर आप खत्म कर सकते हो। एक दिन में आप 2 चैप्टर पढ़ने की कैपेसिटी, एक दिन में 10 चैप्टर पढ़ने की कैपेसिटी होती है। तो वो अलग अलग छात्र की अलग अलग क्षमता होती है। लेकिन यहां पर हमें एक उस क्षमता की बात करनी है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, न्यूनतम अधिगम स्तर को। जो क्षमता न्यूनतम अधिगम स्तर के विषय की बात करती है। आज की क्लास में हमें उस क्षमता के बारे में हमें पढ़ना है, उस दक्षता के बारे में पढ़ना है। तो देखिए नन्यूनतम अधिगम स्तर क्या होना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए अगर कक्षा 1 का छात्र है तो देखिए उसे क्या होना चाहिए, उसे जो आना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आनी चाहिए उसे। और अंकों को बनाना आना चाहिए। बनाना एवं पहचानना, ये भी छात्र को पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि छात्र के समक्ष हमने समस्या दी कि भाई 89 को लिख करके दिखाओ, 89 लिख करके दिखाओ। तो 89 अगर वो ऐसा लिख करके दिखा दे तब तो ठीक है। लेकिन अगर छात्र ये 89 ऐसा नहीं लिख पाता है या बैठे बैठे सोच रहा है और नहीं लिख रहा है या गलत लिख रहा है तो फिर गड़बड़ है। तो यहीं पर आ जाती है दक्षता। मतलब एक किसी कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र होता है उसका एक न्यूनतम अधिगम स्तर होना चाहिए कि मतलब अगर कक्षा 2 का छात्र है, कक्षा 1 का छात्र है, तो कक्षा 1 के पहले जो उसने पढ़ाई की है पीजी में, एलकेजी में, यूकेजी में, उस पढ़ाई का संपूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। यही हमारा दक्षता आधारित मूल्यांकन में हमको पढ़ना है। यहां पर कक्षा 5 का अगर छात्र है तो उसे 3 अंकों का गुणा आना चाहिए। 1 से लेकर के 20 तक के पहाड़े, 2 से लेकर के 20 तक के पहाड़े उसको याद होने चाहिए। और जो 3 अंकीय संख्याओं का भाग भी आना चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ये किससे की जाती है, ये 5 के छात्रों से की जाती हैं। ठीक है, तो यही सब हमको यहां पर हमको लिखना है। तो आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो आइए बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए दक्षता आधारित मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य न्यूनतम अधिगम स्तर से है। ठीक है, एक न्यूनतम अधिगम स्तर जो छात्र का होना चाहिए उससे दक्षता आधारित मूल्यांकन का तात्पर्य है। अर्थात कम से कम छात्र को उतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जितना उस आयु वर्ग या स्तर पर दूसरे बच्चों के पास होता है।
मतलब इसमें यह कह रहा है कि जिस छात्र को हम पढ़ा रहे हैं उस छात्र के पास उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए जितना उस आयु वर्ग के सामान्य बच्चों को होता है। उस आयु वर्ग के सामान्य बच्चों को जितना ज्ञान होता है उतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूं, विशिष्ट बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य बच्चे के ज्ञान के बराबर ज्ञान की तुलना कर रहा हूं। मैं जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं और जो दूसरे बच्चे हैं उनसे हम तुलना कर रहे हैं, उनमें जो सामान्य बच्चे हैं और उनका जो ज्ञान है हम उन दोनों की तुलना करके बता रहे हैं कि ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बराबर होना चाहिए। तो ये हमसे बोल रहा है कि कम से कम छात्र को उतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जितना उस आयु वर्ग या स्तर पर दूसरे बच्चों के पास होता है। किसी कक्षा विशेष के अंत में छात्रों द्वारा धारण किए गए व्यवहार को ही अधिगम दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो जो छात्र जो कक्षा में बैठ करके जो व्यवहार धारण करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम दक्षता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एक बात कही गई है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 के छात्र को गणित के विषय में जो दक्षता प्राप्त होनी चाहिए वह ये है। ठीक है, अंकों या संख्याओं की पहचान करना, मतलब छात्र को संख्याओं की और अंकों की पहचान करना आना चाहिए। अंकों या संख्याओं को लिखना, छात्र को पहचानने के साथ साथ लिखना भी आना चाहिए और अंकों या संख्याओं को लिखने का एक निश्चित क्रम भी उसे मालूम होना चाहिए। तो आइए बच्चों इसी में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कक्षा 1 का जो छात्र है उसको जो दक्षता प्राप्त होनी चाहिए वो हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम कक्षा 5 के छात्र की बात करेंगे। तो कक्षा 5 का जो छात्र होता है उससे अपने गणित विषय को लेकर के क्या दक्षता प्राप्त होनी चाहिए वो निम्नवत है। देखिए, 3 अंकों की संख्या में 3 अंकीय गुणा करना, 3 अंकों की 2 संख्याओं को लेकर के उन्हें आपस में गुणा करना छात्र को आना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में रुपए पैसे का हिसाब लगाना, व्यवहारिक जीवन में जैसे बाजार जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, सौदा लेने जाते हैं, तो उसमें जो भी पैसे का जो लेन देन होता है उसका हिसाब कक्षा 5 तक के बच्चे को आना चाहिए। और तीसरा आपका यह है कि 1 से 10 तक के वर्ग एवं वर्गमूलों का ज्ञान होना चाहिए। वर्ग और वर्गमूलों के बारे में भी छात्र को पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो आपकी प्रक्रिया होती है दक्षता आधारित मूल्यांकन, उसमें आपका उपर्युक्त में पूरी तरह दक्षता प्राप्त करना ही अधिगम प्रक्रिया है। पूरी तरीके से जब छात्र दक्षता को प्राप्त कर लेता है तो यही हमारा एक उद्देश्य होता है जो करना होता है छात्र के लिए। इस अधिगम की जांच के लिए प्रत्येक दक्षता आधारित मूल्यांकन का आसरा लेते हैं। इस अधिगम को पूर्ण करने के लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का ही हमको सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक शिक्षक को दक्षता आधारित मूल्यांकन का ही सहारा लेना पड़ता है। इस मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक उन कारणों का भी पता लगा लेते हैं जिसके कारण छात्र अपेक्षित अधिगम स्तर तक सीखने में असमर्थ है। मतलब इस मूल्यांकन के आधार पर छात्र उन कारणों का भी पता लगा लेते हैं कि जो छात्रों का जो बेसिक्स जो कमजोर होता है, तो बेसिक्स जब कमजोर होता है तो जो शिक्षक होता है, जो शिक्षक का दायित्व होता है छात्र के लिए, तो पहले उस बेसिक्स को पढ़ाने के लिए छात्र को तैयार किया जाता है और फिर उसका जो अधिगम स्तर होता है, उसकी जो दक्षता होती है वो नीचे से ऊपर लाई जाती है। उसको जो छात्र की जो अधिगम दक्षता होती है उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य होता है। चलिए, अब यहां पर हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उनको हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्यापक मूल्यांकन के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है व्यक्ति के सभी पक्षों का, ऑप्शन बी है आपका नैतिक मूल्यों का, ऑप्शन सी है आपका शांति शिक्षा का और ऑप्शन डी है आपका केवल ज्ञानात्मक पक्ष का।
तो देखिए, अगर आपने थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ रखी है तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि आपका ऑप्शन ए सही है। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, जो आपका व्यापक होता है वो क्या होता है? व्यापक आपका क्या होता है? व्यापक एक तरीके से विस्तृत होता है, ठीक है। और विस्तृत जब होता है तो इसमें सभी प्रकार के पक्ष शामिल हो जाते हैं, सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में करा जाने वाला मूल्यांकन, नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, आप जानते हैं, आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो आपको पता है जो नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन होता है। तो देखिए, सतत आपका होता क्या है? सतत आपका होता है निरंतर, और बच्चों निरंतर से ही बना है आपका शब्द, निरंतर का ही अर्थ होता है नित्य प्रति, ठीक है। तो नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन ये आपका कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, और बच्चों के अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, बच्चों की जो भी समस्या है उसका उपचार करने से। तो यहां पर इन चार में से ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? बच्चों की जो त्रुटियां होंगी उन्हीं का तो उपचार किया जा सकता है, उन्हीं को ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको क्या हो, आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से मतलब है उपचारात्मक शिक्षण का। तो उपचार, ओके, सो ऑल राइट, फेयर एनफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड दिस इज द एंड ऑफ क्लास।